दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए ना जाने कितने बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब जाकर कहीं हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन अंग्रेज हमेशा से भारत में नहीं थे। तब वो मीलों का सफर तय करके भारत आए थे। तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल ना चाहते तो भारत में अंग्रेज प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहां पर एक तरफ भारत में मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो वहीं दूसरी तरफ मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा साम्राज्य, कई सारे सम्राटों ने जन्म लिया था। ऐसे में अंग्रेजों को भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इतिहास में यह सवाल आता है कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने आखिर कैसे खत्म किया। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं तथ्यों पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही होता था। और यही कारण था कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहां पीछे रहते। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद राजा थे। लेकिन इस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासन काल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और इस दौरान एक ब्रिटिश नाविक को यात्रा के दौरान भारत के अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक यह खबर जल्द ही पहुंच गई। फिर समय आता है सन 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी और इस कंपनी के सदस्यों में जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इस बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के तहत उनके बेटे जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई। साल आ गया 1608 का और इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते गुजरात के सूरत में व्यापारी जहाज के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी साया मंडराने लगी जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया कि सृष्टि के अंत तक भी उसे नहीं भुलाया जा सकता। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती उपहार को लेकर कप्तान विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंच गए। बादशाह जहांगीर उस समय डच और पुर्तगालियों के दबाव में चलते थे। इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ नए प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए जहांगीर के पास बार बार जाते और अंततः कुछ समय बाद जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी और यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई, चेन्नई में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह दी, इसलिए काफी भारतीय इससे प्रभावित भी हुए। काफी हिंदुस्तानी व्यापारी भी इनके फैक्ट्रियों से जुड़ गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। पूरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई कि मुगलों को लड़कर तो हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने कूटनीति अपनाई, जिसका उन्हें फायदा वर्षों बाद तक भारत के धूर्त नेता आज भी उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति डिवाइड एंड रूल्स की, यानी आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगकर यह वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपना व्यापार इस तरह जैसे चल रहा था उनका उसी तरीके से फिर से चलना शुरू हो गया। लेकिन मुगलों द्वारा अंग्रेजों को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब
जब कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए जो कि मुगल सल्तनत को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज नए नए नियम बनाते, उन्हें बदलते रहते और उनके इसी तरह के बेवकूफियों के चलते अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाजत मिल गई और इसी दौरान पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। अब ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। इस स्थिति को पूरी तरह से बिगड़ते हुए देख मुगल बादशाह ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जी हां उस वक्त के 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज भारत पर लगातार कब्जा करने की अलग अलग रणनीति बनाते जा रहे थे। इसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय के साथ साथ अब अंग्रेजों की ताकत बढ़ती जा रही थी। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय इन तीनों को हरा दिया। इसके बाद निजाम और मराठों के बीच में फूट डलवाकर अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद उनकी कमजोर सेना को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं शताब्दी तक भारत के हर एक क्षेत्र में अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना व्यापार, अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीजों पर अपनी मनमर्जी टैक्स लगाकर काफी कमाई की और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को भारत में पूरी तरीके से राज करने के लिए उन्होंने कुछ भारतीयों को साथ शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया जिनसे उन्हें आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत सारे अच्छे काम भी किया, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिससे कई सारे समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। लेकिन यही विश्वासघात की वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे और खानदान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, ये थी वो दुख भरी दास्तां जहां पर मुगलों की एक गलती और निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का मौका दिया और उनकी इसी गलती का खामियाजा हिंदुस्तानियों की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। वैसे आपके नजरिए से अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी सीखने को कुछ भी मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नई किसी कहानी के साथ, किसी नई ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।